रामचंद्र त्यागी जी भी पैदल यात्रा में 900 किलोमीटर रहे। इसलिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सारे लोगों के आशीर्वाद से हमको वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के अंदर जाने का अवसर मिला। ये सबका आशीर्वाद। बलिया गाजीपुर के लोगों ने तो वोट से भेजा, अपने मत से भेजा, लेकिन पूरे प्रदेश का शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ करता था कि लाल बिहारी यादव सदन के अंदर खड़े। ऐसी पूरे प्रदेश की मनसा थी और उसके मुताबिक ईश्वर ने आपकी बात को सुना और बनारस जैसा थी। लोग कोसते थे मुझको, हमारे बहुत नजदीकी लोग, चाहे वो आजमगढ़ के हों, चाहे बलिया के, चाहे गोरखपुर के, महाराज के, चाहे सुल्तानपुर के, लाल बिहारी यादव का दुर्दिन इनका जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। आज जीतने का जब वक्त है, गोरखपुर से सेकंड वरीयता से 218 वोट से हारे हैं और आज जब जीत का रास्ता क्लियर हो गया, ये सीट बदल करके फिर चले गए बनारस। तो हमें लोग बताते थे कि सारे लोग यहाँ परेशान हैं, क्यों ऐसा निर्णय आपने लिया, जो है गोरखपुर से आप चुनाव जीत जाते। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे संगठन की पदाधिकारी बनारस में बैठ करके 8 जिलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बनारस सीट से आपको चुनाव लड़ना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गोरखपुर की सीट से ज्यादा सेंसिटिव सीट बनारस की है और बनारस का जो प्रत्याशी है वह बीजेपी पार्टी का यहाँ प्रतिनिधित्व करता है सदन में शिक्षकों का। उसके मुकाबले आपको लड़ना है, एक नारायण सिंह के मुकाबले आपको बनारस से लड़ना है। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को, उनकी चुनौतियों को भी मैंने स्वीकार कर लिया और बनारस सीट से लड़ने का हमने मन बनाया। लेकिन जब मन बना लिया तो फिर आजमगढ़ को छोड़ भी दिया। मैं कैंप कर गया 2 साल और 2 साल बनारस रह करके, इन जिलों में रह करके, अपने प्रबंधकों के, प्रिंसिपलों के घर रोटी खा करके मैंने फील्ड को अपने साथियों के साथ तैयार किया और सारे सहयोग, आप लोगों के सहयोग से मैं विधान परिषद के अंदर गया। और विधान परिषद के अंदर जाने के बाद जितने भी स्वागत के समारोह जिन जनपदों में हुए हैं, मैंने कोई भाषण नहीं दिया। मैंने यही शब्द कहा था कि साथियों, आपने सारा कर्जा मेरे ऊपर लाद दिया है, आपने मुझे जिम्मेदारी दे दिया, अब भाषण का वक्त मेरा खत्म हो गया। मैं आपके बीच में कुछ कहने की हैसियत में नहीं हूं। जो जिम्मेदारी आपने दे दिया, जो कांटों भरा ताज मुझे आपने दिया है, आप लोगों ने उस कर्ज को हमें उतारना है। इसलिए अब विधान परिषद चलने दो आप, और विधान परिषद के अंदर आपके कर्ज को उतारने का मैं काम करूंगा। आपके संघर्ष जो सड़क पर थे, आपकी समस्याएं जो सड़क तक रह जाया करती थी, और जहां कानून बनता है वहां पर मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा। मैंने यही कहा, पूरे प्रदेश में कई जिलों में स्वागत समारोह हुए, मैं बोलने से इनकार कर दिया। मैंने कहा वक्त कहने का नहीं है, वक्त करने का आ गया है और मैं करके दिखाऊंगा। वक्त आया, 19 फरवरी का पहला दिन जिस दिन विधानसभा में हमने शिरकत किया, 18 को कंडोलेंस हो गई, 8-9 लोग मरे हुए थे, कोई कार्य होता नहीं। 19 को जब विधानसभा का पहला दिन आया तो हमने आपके विषय में, आपकी समस्याओं के संबंध में
बखूबी सदन को और सदन के नेता जो माध्यमिक शिक्षा के मंत्री हैं उनको हमने बताने का काम किया। आप लोगों ने यूट्यूब पर उसको चाहे डायरेक्ट जो है लाइव चल रही थी, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश ने उसको देखा। और दूसरे दिन हमने एडेड विद्यालयों में काम करने वाले तदर्थ शिक्षकों के विषय में, जिसको सरकार कह रही है कि पुनः परीक्षा करा लिया जाए, इनसे 50 और 55 साल की उम्र में पुनः परीक्षा की बात कर रही थी, तो हमने उनके विषय में भी सदन में बोला है, वो भी यूट्यूब पर है। जो साथी हमारे न देखे हो उसको फिर से मोबाइल में देख ले। हमने क्या कहा, तीसरे दिन वक्त आया जब, तो फिर हमने सदन का समय दिया और जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार में 15-16 में 81 रुपया हाई स्कूल और 91 रुपया इंटरमीडिएट का बोर्ड शुल्क लेकर के बोर्ड की परीक्षा संपन्न कराई जाती थी। और जब 2018 में इस सरकार ने सिंगल के पेपर सिंगल कॉपी की व्यवस्था कर दिया, 40%, जब 53 करोड़ रुपए में पूरे प्रदेश की परीक्षा संपन्न होती थी, और जब 40% व्यय कम हो गया, उसके बावजूद 2019 की जुलाई में इस सरकार ने 6 गुना शुल्क को बढ़ा दिया। 2 अरब 54 करोड़ रुपया गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों से सरकार ने वसूल लिया। जहां 53 करोड़ में परीक्षा हो रही थी, वही 2 अरब 54 करोड़ रुपया इस सरकार ने वसूल लिया। अब कोई उसका विरोध सदन में नहीं किया। 19 में मैंने उस समय ही कहा था, ये वित्तहीन शिक्षक साथियों, प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, अगर मुझे अवसर मिल गया विधान परिषद में जाने का, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा से एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। मैंने हिसाब दिया और सुनते रहे हमारे सामने। अभी लिखित उत्तर उन्होंने नहीं दिया। हमने पुरानी पेंशन के सवाल को लेकर के भी, जो पूरे देश में आज यूट्यूब पर और फेसबुक पर चल रहा है मेरा सवाल, जो हमने पुरानी पेंशन के सवाल को लेकर के प्रश्न किया है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मदरसे हैं, जिनके आधुनिक शिक्षक, जिनको स्टेट गवर्नमेंट अपना अंश केवल देती है और सेंट्रल की गवर्नमेंट का जो अंश था उसको जो है उन्होंने हटा दिया, वापस ले लिया, जिससे आज मदरसों के शिक्षक 1500 से 2000 रुपया पा करके इतनी व्यथित जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। उन सवालों को भी हमने लगा दिया है, अभी उसका वक्त जो है सदन में नहीं दिया। लेकिन वह सवाल हमारा पूरे प्रदेश में फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो हमने प्रश्न किया है वो चल रहा। हमने कक्षा 6 से लेकर के 14 तक जो बच्चे इस प्रदेश और देश में भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के सब एक के तहत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के तहत जिनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उन बच्चों को प्रदेश में 20% बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। 80% बच्चे भारत के संविधान की व्यवस्था से दूर हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे किसी भी प्रकार का कॉलेज हो, उन कॉलेजों में जो बिजली का कनेक्शन है वो कमर्शियल उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। मैंने सवाल किया है, वो सवाल भी मेरे पास है और हम उसको जो है उसका जब सदन में जरूरत आएगी तो मैं उस पर जो है बात करूंगा। मैंने सरकार से सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश की सरकार हमें बता दे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर
जो शिक्षा दी जा रही है यह व्यवसाय है या जनसेवा? अगर ये जनसेवा है, अगर ये जनसेवा है तो कमर्शियल कम्युनिकेशन क्यों? अगर यह व्यवसाय है तो उत्तर प्रदेश की सरकार इसको डिफाइन करे, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको परिभाषित करे कि यह जो है व्यवसाय है शिक्षा देना। ये सवाल भी हमने उस पर डाला है। हमने बहुत से सवाल जो है सदन के अंदर रखा है जिस पर आप सभी लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा हूं कि जैसे जैसे वह सवाल हमारे सामने आते जाएंगे उस तरह का मैं उसका उत्तर सरकार से पूछता रहूंगा, और जो लिखित उत्तर सरकार से आएगा उसको मैं यूट्यूब पर और जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उस पर डालता रहूंगा। मैं मऊ के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई रामचंद्र जी इस ब्लॉकों का ब्लॉकवार जो है आप व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार कर दें और जिले का एक व्हाट्सएप का ग्रुप तैयार कर दें और प्रदेश के व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएं, ताकि प्रदेश से जो न्यूज आती है वह जिला कमेटी को मिले और जिला कमेटी के लोग ब्लॉक कमेटियों को, ब्लॉक कमेटी जो है विद्यालयों, हर विद्यालयों, हर शिक्षकों को भेजने का काम करे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमने सरकार से, जब तक ये सरकार है इससे मैं पूरी तरह से संघर्ष करने का काम करूंगा। उसमें आप हमें कहीं से पीछे नहीं देंगे, कहीं से भी। हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का भय नहीं, हम कोई जो है गलत आदमी नहीं, हमें कोई किसी से न मुझे कोई धमका सकता और न डरा सकता और न मैं किसी की धमकी के अंदर आने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सीधा सवाल उन्हीं के सामने करता हूँ और सामने बैठे लोग जो है वो देखते हैं कि लाल क्या नाम का व्यक्ति, पहले दिन जब मैं बोला तो पूरा सदन अवाक हो गया, जैसे मालूम पड़ता था कि कोई 10-12 साल से अंदर सदन के अंदर जो है कार्रवाई में भाग ले रहा हुआ व्यक्ति सदन में बोल रहा। आप सुन रहे होंगे धर्मप्रकाश जी, आप सारे लोगों ने सुना होगा हमने जिस तरह से निर्भीकता से और बेबाक हमने अपने शिक्षकों की समस्याओं, विद्यालयों की समस्याओं को सदन में रखा, और जितने भी हमारे तमाम बिंदु हैं, आपके सवाल है लेकिन आप उनको जानते नहीं, लेकिन हमने जो है उन सारे सवालों को लेकर के मैं सदन के अंदर सारी कार्रवाई पर 16 हमारे 17 प्रश्न लगे हुए हैं। जब जब जैसे जैसे आते हैं, अगर ये सरकार सदन को चलाती है तो सारे विषय में हम आपको अपने संघर्षों से अवगत कराने का काम करेंगे। और ये भी बताना आपको चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार वित्तविहीन शिक्षकों, चाहे एडेड विद्यालय के शिक्षकों, चाहे मदरसा के शिक्षकों, चाहे डिग्री कॉलेज के विषय में कोई भी संज्ञान नहीं लेना चाहती। शिक्षा से बिल्कुल दूर रह करके यह सरकार चलाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा में जितना भी परिवर्तन हुआ, जो आमूल चूक परिवर्तन शिक्षा विभाग में हुए, 1956 में माध्यमिक शिक्षक संघ बना, जो 16-17 साल संघर्ष किया, तब जाकर के वेतन वितरण अधिनियम हेमवती नंदन भावड़ा जी की सरकार में 71 में लागू हुआ। और 71 में वेतन वितरण अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षा विभाग में अगर कुछ भी हुआ, कोई भी भला शिक्षकों का, प्रबंधकों का, प्रिंसिपलों का कोई लाभ अगर हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे 60 वर्ष की जो उम्र थी उसको बढ़ा करके एडेड विद्यालय, विद्यालय के शिक्षकों का 62 वर्ष कराना हुआ तो नेताजी की सरकार में काम हुआ। आज बीजेपी की सरकार कह रही है कि शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए।
उनका प्रस्ताव आया 50 वर्ष का, नेताजी ने 60 वर्ष से 62 वर्ष किया। विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने का जहां तक सवाल था, नेताजी की सरकार में हुआ। नेताजी ने 1400 जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। नेताजी ने मदरसों को ग्रांट पर दिया। नेताजी ने संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट पर दिया। और माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई तो 2000 तक के तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जो शिक्षा मित्र फर्श पर थे, फर्श से उनको उठा करके 3500 से आज तक आसमान तक 30,000 रुपया मासिक मानदेय देकर, वेतन देकर सहायक अध्यापक बनाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। 2 लाख नेत्रहीन शिक्षकों को 1000 रुपया ही सही ट्रेजरी से, उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेजरी से 2 लाख नेत्रहीन शिक्षकों को 2 अरब रुपया दे करके ट्रेजरी से सीधा भुगतान उनके खाते में कराया। इसलिए मैं ये गर्व से कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, या किसी भी सरकार का काम गिना दे, बीच में बीजेपी की सरकार आई थी, बीच में बसपा की सरकार आई थी, बीच में कांग्रेस की भी सरकार थी, किसने क्या किया है शिक्षा के? अगर किसी ने नहीं कुछ किया है और केवल समाजवादी पार्टी ने किया है, चाहे अखिलेश यादव ने किया, चाहे समाजवादी पार्टी ने किया, तो मैं इस सदन के माध्यम से आपको विश्वास देना चाहता हूं, हमारे शिक्षक साथियों, इस समाजवादी पार्टी की अगली पंक्ति के जिले के नेता बैठे हुए, हमें आज इस बात का विश्वास आपसे चाहता हूं कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर आप वास्तव में अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय चाहते हैं, डिग्री कॉलेजों के रोज जांच से न्याय चाहते हैं, तो एक ही विकल्प उत्तर प्रदेश के अंदर है। एक साल की सरकार रहेगी, कोई भी काम नहीं करेगी, यह भी मैं बताते रहा हूं, और 1 साल के अंदर आपको तैयार होना पड़ेगा। विधानसभा स्तर वाइज बूथवार आपको तैयार होकर के इस बात की जो सरकार बने, वह किसी को हराने की नहीं, किसी को जिताने की नहीं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं, इस बात की सरकार वित्तहीन शिक्षकों और अनसंवर्धित शिक्षकों, मदरसा के शिक्षकों के मानदेय के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान की सरकार बने, जो आपकी समस्याओं के लिए, आपकी समस्याओं के लिए संघर्ष करे। अगर इस बार जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर इस बार आप लोगों ने चूक किया, तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर इस धरती पर आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई बचा ले आपको। ये विद्यालय तो बंद हो जाएंगे। 3 बड़े एमएलसी श्रीचंद शर्मा जो मेरठ से जीत के आया है, उमेश द्विवेदी जो लखनऊ से जीत के आया है, और हरी सिंह ढिंडो जो मुरादाबाद बरेली से जीत के आया है, तीनों ने लिख करके दे दिया कि सारी संस्थाओं को कंपनियों को बेच दिया जाए, कंपनियों को चलाने के लिए दे दिया जाए। जानते हैं इसके पीछे साजिश क्या है? यह सरकार व्यवस्था करने जा रही है कि हम वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय न दें, हमें शिक्षा पर एक पैसा खर्च न होने पावे, चाहे एडेड विद्यालय हो, चाहे राजकीय विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक ये जो है प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वित्तहीन विद्यालय हो, सारे विद्यालयों को फर्मों को बेच देगी, और वो फर्में आपके बीच में आएंगी, हमारे विद्यालयों को और बड़ा बनाएंगी, गाड़ियां रखेगी और सारे संसाधन विद्यालयों में उपलब्ध कराएंगी, और फिर गांव गरीब के बच्चों से 1000, 2000, 4000, 5000 रुपया मंथली फीस तय करेगी। ये विद्यालय सब समाप्त हो जाएंगे, इन विद्यालयों का वजूद खत्म हो जाएगा, और फिर जो बड़े लोगों के बच्चे हैं,
वही उन विद्यालयों में पढ़ पाएंगे। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे शिक्षा से वंचित हो। इसकी योजना चल रही है सरकार की। विद्यालय चला पाएंगे, शिक्षित लोग हो पाएंगे। आप शिक्षित हो करके उन्हीं पूंजीपतियों, उन्हीं बड़े लोगों के, उन्हीं जो है बड़े नेताओं, IAS और IPS बड़े अधिकारियों और पूंजीपतियों के बच्चों के मुकाबले आप पढ़ करके उनके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं लोग गरीबी, उनको बात बर्दाश्त नहीं है। इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर का बच्चा इतनी फीस महंगा कर दूं कि ये लोग नामांकन कराने की हैसियत में नहीं हो। ये तैयारी पूरी प्रदेश की सरकार कर रही है। अगर ये चुनाव 2022 का, इसमें अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो मैं फिर दोहरा दे रहा हूं अपनी बात को कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं होगा और ये सारे कंपनियों को विद्यालय बिक जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति से, बिरादरी से, धर्म से, मजहब से, पार्टी और पार्टी सबसे ऊपर उठ करके आपको किसानों की हितैषी, मजदूरों की हितैषी, शिक्षकों और विद्यालयों के हितैषी सरकार को उत्तर प्रदेश के अंदर बना करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें। माननीय अखिलेश यादव जी से ने जब हम लोग चुनाव में गए थे, 11 प्रत्याशियों को लेकर के मैं उनसे जब मिला, उन्होंने कहा था कि लाल बिहारी जी चुनाव के मैदान में जाओ, चुनाव जीत करके आओ। मेरी सरकार अगर 2022 में बनती है तो जो तुम कहोगे वही हम लागू बनाएंगे। लेकिन इस पर भी हमें पूरा यकीन नहीं। लाख विश्वास करने के बाद मैं चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव के पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से वार्ता कर मैं ये चाहता हूं कि आपको पूरा यकीन होगा जब चुनाव घोषणा पत्र में सारी चीजें चली जाए। चुनाव घोषणा पत्र में चला जा कि 2022 में सरकार बनने के बाद हम वित्तहीन शिक्षकों को उसी वर्ष 4 वर्ष दिलाने की बात नहीं, उसी वर्ष जिस वर्ष सरकार बनती है उसी वर्ष के बजट में हम वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे और हम शिक्षकों की सेवा दीपावली बनाएंगे। इस बात का हमें तब पूरा भरोसा हो जाएगा जब यह चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित हो जाएगा। इसका मैं प्रयास करूंगा। चुनाव घोषणा पत्र आपके बीच में आएगा तब जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। ये सरकार न गरीबों की है, न किसानों की है, न मजदूरों की है। यह 80 से 90% इस प्रदेश का, 90 नहीं कहा दिया जाए, 95% किसानी पर आधारित यहाँ की जनता है। आपने देखा धान की खरीद का सवाल जब आया, 68 रुपया 18 रुपया 68% का धान बिचौलियों ने किसान से 11 रुपया में खरीदा और बेच दिया ले जाकर के कांटे पर 18 रुपया 11 रुपया और 18 रुपया 68 पैसे के बीच का जो फायदा था उन बिचौलियों और भाजपा के नेताओं ने उसमें हिस्सा ले लिया। और जो किसान जिसकी लागत मूल्य 18 रुपया 19 रुपया 20 रुपया में 1 किलो धान पैदा हुआ था, उसकी लागत मूल्य नहीं मिलती, उसको मजबूरी में 11 रुपया 10 रुपया में बेचना पड़ता। इसी सवाल को लेकर के जब मैं सदन में बोल रहा था, शिक्षा पर बोल रहा था, तो मैं जब गया कि ये शिक्षक जो है ये बेसिकली किसान है जिनका 18 रुपया 68 पैसे का धान 11 रुपया में मजबूरी में बेच रहे हैं, तो
तो उस समय सभापति जो है जो है हमारे विधान परिषद का टोका था, हमें याद होगा आप लोगों को, उसने कहा था पॉइंट पर इशू पर ये शब्द उन्होंने कहा था। कैसे भला आपका हो पाएगा, कैसे समाज चल पाएगा, गांव गरीब किसान कैसे जिंदा रह पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों कि जाति से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, जाति से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आप जाति बिरादरी धर्म मजहब को छोड़कर पार्टी और पॉलिटिक्स जिनके भी बहुत चक्कर में आप हमारे शिक्षक न पड़े, कौन क्या कह रहा है कौन क्या कर रहा है, इनको भी सिर्फ दूर हट करके अपने हितों के लिए आप समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनावे, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। जो आप सोच रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होना संभव नहीं दिखता है। अभी हमें वक्त मिलेगा तो हम संसद में आपको बताएंगे और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को बताएंगे। जब हम सवाल करते हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री कानून बताते हैं हमको। मैं बताऊंगा, अगर वक्त मुझे मिलेगा आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा। ये विधान परिषद और विधानसभा हाई कोर्ट है कि जो कानून में लिखा है उसको हम, उसमें हाई कोर्ट है उसमें हम पढ़ेंगे, उसी का अनुपालन होगा। हम विधायिका में व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपनी बात करते हैं कि जो गलत कानून बना है उसको यह विधायिका व्यवस्थापिका उसमें संशोधन करे और जो सही चीज है उसको ले आवे। और हमारा शिक्षा मंत्री वही जो अधिकारी लिख करके देते हैं कि विद्यमान शिक्षकों की सेवा नियमावली 10 अगस्त 2001 से बनी हुई है और इनके 7 में लिखा है इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के, इनको प्रबंधक अपने निजी स्रोतों से पढ़तियों का भुगतान करेगा, वही पढ़ के सुना देगा। तो सुन तो लिया, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि आप हो क्या, आप कार्यपालिका के अंतर्गत जाते हो कि न्यायपालिका के अंतर्गत जाते हो कि विधायिका के अंतर्गत आते हो। अगर कानून गलत बना, जब देश गुलाम था उस समय इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में बना, तब टीचर गुलाम नहीं था। और जब देश स्वतंत्र हो गया तो 14 अक्टूबर 1986 को इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में संशोधन करके शिक्षकों को गुलाम बनाया। तो अगर गलत हुआ तो फिर विधायिका को पावर है, फिर विधानसभा विधान परिषद को अधिकार है तो उस पर अमेंडमेंट ले आवे और शिक्षकों की गुलामी को दूर करे। और इनको जब तक समान कार्य का समान वेतन की व्यवस्था, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, जब तक समान कार्य का समान वेतन की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार करे। जय हिंद।